नमस्कार छात्रों। आज हम बीए तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम और उस पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, बहरजी स्मारक महाविद्यालय बसमत। हम यहाँ आज तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। बीए तृतीय वर्ष जो कि ऐच्छिक प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र DSE हिंदी भाग 1, पंचम सत्र है ये, और हमारे पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन पेपर के पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा करने से पहले मैं अपने छात्रों को एक संदेश देना चाहती हूँ। संदेश ये है कि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, सारी दुनिया हम देखते हैं कि कोविड-19 के घेरे में, गिरफ्त में आया हुआ है और हम सबको इसको हराना है। इसलिए मैं अपने छात्रों को ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आप का यानी कि ध्यान रखें, अपनी हिफाजत करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, जो ऐसी जगह या ऐसी चीज़ को ना छुए, और अगर से हम किसी के संपर्क में आते हैं, किसी चीज़ को हम छूते हैं, तो तुरंत अपने हाथ धोएं और अपने आप की सुरक्षा करें, क्योंकि हमारी सुरक्षा ही हमारे हाथ में है। और फिर ये संदेश आप लोगों के लिए भी है, और आप अपने लोगों को भी ये संदेश पहुंचाइए। अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, मित्रों का ख्याल रखिए। तो चलिए अब हम अपने पाठ्यक्रम पर आते हैं। हम हमेशा तो अपने कक्षा में मिलते हैं, मेरे छात्रों के साथ मैं हमेशा कक्षा में बातचीत करती हूँ, लेकिन अब मौका ऐसा आया है कि अब हमको क्या करना पड़ रहा है, ऑनलाइन आपसे चर्चा करनी पड़ रही है, ऑनलाइन आपके क्लासेस लेने पड़ रहे हैं। तो चलो ठीक है, ये भी अनुभव हमारा यहाँ पर अब हमको देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे छात्र मेरे इस जो वीडियो मैं बनाकर आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, उससे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर, अगर से कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप इसको 1 से 2 बार देख सकते हैं। तो चलो अब हम अपने पाठ्यक्रम पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। हमारे तृतीय वर्ष के मेरे पेपर का नाम यहाँ पर है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास का मतलब यहाँ पर इतिहास विषय से संबंधित नहीं। हमारे साहित्य में जो हिंदी भाषा का साहित्य है, हिंदी भाषा के साहित्य का इतिहास, हम यहाँ पर उसकी हिस्ट्री हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी जो बात हम करने वाले हैं, उससे संबंधित मैं आपको बताऊं कि हमारे माधव सोनटक्के जी की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास देखना है। उसके बाद हमारे बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े आलोचक, बहुत बड़े निबंधकार हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। नगेंद्र जी की पुस्तक है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लेखकों की पुस्तकें हैं जो कि हिंदी साहित्य को हम पढ़ सकते हैं। और हम जब हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपका ये सिलेबस मैंने यहाँ पर रखी हुई हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये पाठ्यक्रम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। वैसे खंड है 2, खंड क और खंड ख। 2 खंडों में ये हमारा पाठ्यक्रम जो है विभाजित है। तो ये पाठ्यक्रम जो 2 भागों में विभाजित है, 2 खंडों में विभाजित है, लेकिन हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में
4 भागों में बांटा गया है। जिस तरह हम देखते हैं कि किसी भवन को खड़ा करने के लिए, किसी घर को खड़ा करने के लिए उसको एक आधार की ज़रूरत होती है, किसी छत को खड़ा करने के लिए स्तंभों की ज़रूरत होती है, और हमारे घर में 4 स्तंभ होते हैं तब कहीं जाकर भवन खड़ा होता है, तब कहीं जाकर घर खड़ा होता है। उसी तरह हिंदी साहित्य का इतिहास का भवन भी ये 4 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। और वो 4 स्तंभ कौन से हैं? तो वो है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ये 4 काल जो है इसी पर हमारा हिंदी साहित्य टिका हुआ है। हिंदी साहित्य की ये आधार स्तंभ है, आधार बिंदु है। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास ये शब्द ही बोलते हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में ये चारों नाम तुरंत आ जाने चाहिए: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये 4 काल यहाँ पर रखे हुए हैं और ये 4 कालों का हम अब संक्षिप्त में परिचय देख रहे हैं, यानी कि पाठ्यक्रम का हम परिचय देख रहे हैं। जब हम इस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे आगे तो एक एक काल का विस्तार से हम परिचय लेंगे, उसके अंदर की जो जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी यहाँ पर सिर्फ पाठ्यक्रम पर नज़र डाल रहे हैं, पाठ्यक्रम पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और ये 2 खंडों में विभक्त है। और पहला है, हम देखते हैं यहाँ पर आदिकाल। आदिकाल जो है ये इसका अर्थ होता है शुरुआत का दौर, साहित्य का शुभारंभ, साहित्य का वहाँ आगाज हुआ है, साहित्य का वहाँ पर शुरुआत हुई है, साहित्य की वहाँ नींव डाली गई। जिसको हम नींव डालते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, वो नींव, या फिर किसी वृक्ष को बनने के लिए पहले बीज बोया जाता है, फिर पौधा उगता है और फिर वो वृक्ष बनता है। तो वैसे ही साहित्य के लिए यहाँ पर जैसे कि बीज बोया गया है, तो इसको बीजोपन काल भी कहा जाता है। अब मैं तो जब हिंदी काल पढ़ाऊंगी तो इसके अनेक नाम है। आदिकाल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, बीजोपन काल, वीर गाथा काल, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी पाठ्यक्रम में आदिकाल शब्द है और आदिकाल का हमको सिर्फ सामान्य परिचय देखना है। यहाँ पर परिचय जो है, इंट्रोडक्शन जो है, आदिकाल का हमको देखना है। तो आदिकाल जो है इसका समय, आदिकाल इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, और आदिकाल का समय है इस संवत 1050 से 1375। संवत 1050 से 1375 ये आदिकाल का समय है, काल समय है। और इस समय में जो भी साहित्य हमको मिलता है, जो भी साहित्य हमें प्राप्त होता है, उसको आदिकालीन साहित्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल का साहित्य। तो उस काल का जो भी साहित्य है, उस साहित्य का हमको संक्षिप्त में परिचय देखना है। बहुत सारे साहित्य है। हम देखते हैं कि रासो साहित्य है, हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग उसको भागों में बांटा गया है, जिसमें हम नाथ साहित्य देखते हैं, उसके बाद हम रासो साहित्य देखते हैं, हम उसमें फिर जैन साहित्य देखते हैं, बौद्ध साहित्य देखते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर सिर्फ पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आदिकाल को जब हम पढ़ाएंगे तो आदिकाल की यानी आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियाँ, आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियाँ। तो आदिकाल का जो साहित्य है उससे हमको क्या प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा के साथ साथ उस काल का साहित्य जब लिखा गया तो उस समय अलग अलग परिस्थितियाँ कैसी थी, जैसे कि शैक्षणिक परिस्थिति कैसी है, सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी है, उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, हम देखते हैं सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी थी। ऐसे अनेक परिस्थितियां जो थी हर काल में होती है, लेकिन हम आदिकाल की प्रेरक परिस्थितियां हम देखते हैं कि उस समय का शासन काल कैसा था, उस समय की भारतवर्ष की यानी कि स्थिति कैसी थी। तो ये हमको यहाँ पर देखना है, आदिकालीन साहित्य की प्रेरक परिस्थितियां।
तो ये हुआ है आदिकाल के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। उसके बाद में हम देखते हैं भक्ति काल। तो हम यहाँ पर भक्ति काल देखते हैं। भक्ति काल ये हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल निधि है। हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण काल था। हिंदी साहित्य के लिए ये हमारा एक साहित्य का एक अनमोल, जिसको हम खजाना कहेंगे, वो ये है। क्योंकि भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, कि जिस तरह से हमारे लिए स्वर्ण बहुत ही महंगा होता है, बहुत मौल्यवान होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही हिंदी साहित्य में सभी काल तो है, लेकिन सभी काल के मुकाबले में भक्ति काल बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा गया। लेकिन स्वर्ण काल से ज़्यादा हम परिचय में यहाँ भक्ति काल देख रहे हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तब हम भक्ति काल को विस्तार से हम जानेंगे, तब इसके अलग अलग नामों के बारे में भी मैं आपको परिचित कराऊंगी। तो भक्ति काल का हम समय देखते हैं 1375 से 1700। संवत 1375 से 1700 ये भक्ति काल का समय है। तो भक्ति काल का हमको परिचय देखना है। तो भक्ति काल को भक्ति काल क्यों कहा जाता है? तो भक्ति काल को भक्ति काल इसलिए कहा जाता है कि इस काल में अधिक से अधिक कवि भक्त रह चुके हैं, संत रह चुके हैं। इसको संत काल भी कहा जाता है, लेकिन हर कोई किसी ना किसी का भक्त था। जैसे कि तुलसी जी जो है राम के भक्त थे, सूरदास जो है ये अपने कृष्ण के भक्त थे, कबीर जो है उनका अपना एक ऐसा भगवान था कि वो उसको अल्लाह, उसको ईश्वर, इसको हरि, यानी कि सब नामों से, खालिक उसको कहते थे, राम कहते थे, रहीम कहते थे। तो लेकिन वो भक्त थे। उसके बाद हम देखते हैं मीराबाई जो है ये कृष्ण की भक्त थी, यानी कि नामदेव जो थे विठल के भक्त थे। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे कवि जो थे किसी न किसी भगवान के भक्त थे, इसलिए इस काल को भक्ति काल कहा गया है। तो भक्ति काल का जो साहित्य है ये हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ साहित्य कहलाया जाता है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास हमारे हिंदी साहित्य का ये हिस्सा है, जो कि अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल तक हम आज भी कबीर को याद करते हैं, कल भी करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करेंगे। तुलसीदास को, सूरदास को कल भी करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करते रहेंगे। नामदेव को, नानक को कल भी करते थे, आज भी करते हैं, कल भी करते रहेंगे। कल, आज और कल और अनंत काल तक ये सभी भक्त हमारे मन और मस्तिष्क में जीवंत रहने वाले। हर सदी में हम आने वाली पीढ़ी को कबीर की बानी सुनाएंगे, तुलसीदास के बोल सुनाएंगे, हम सूरदास के बोल सुनाएंगे, नामदेव के बोल सुनाएंगे, जिसे नानक के बोल सुनाएंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी हमारे जो संत यानी कि भक्त थे उनकी जानकारी मिल सके। तो ये साहित्य जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो भक्ति काल को हम यहाँ पर विस्तार से देखने वाले हैं। भक्ति काल का परिचय जिसमें कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई है, नामदेव है, सबसे पहले तो ये सभी इसमें आने वाले हैं, इनका परिचय है। लेकिन भक्ति काल में यहाँ पर हम देखते हैं ये है निर्गुण साहित्य। हम यहाँ पर देखते हैं निर्गुण साहित्य, निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में हम देखते हैं ज्ञानाश्रय शाखा है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, इसकी हमको प्रवृत्तियां देखनी है। निर्गुण भक्ति क्या है? सबसे पहले तो हमको निर्गुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के दो प्रकार है। एक है ज्ञानाश्रय शाखा, तो दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि ऐसी भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, जिसमें यानी कि किसी को यानी कि साक्षात रूप में नहीं पूजा जाता है, सिर्फ भगवान है, भगवान को महसूस किया जाता है, खुदा है, खुदा पर विश्वास रखा जाता है और सिर्फ उस पर भरोसा किया जाता है, उसको आध्यात्मिक रूप से महसूस किया जाता है, उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा नहीं होती, इसलिए इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। और निर्गुण भक्ति के दो प्रकार हैं।
एक है ज्ञानाश्रय शाखा, तो दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा भक्ति कौन सी है, प्रेमाश्रय शाखा क्या है? तो ज्ञानाश्रय शाखा, इसके प्रवर्तक जो है संत कबीरदास। कबीरदास ने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के मार्ग से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये बात बताई है। ज्ञान को महत्व दिया है, इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञान बढ़ाने वाला, ज्ञान दान करने वाला कौन है? तो हमारा गुरु है। इसलिए वो कहते हैं, कबीर गुरु को बहुत महत्व देते हैं। कबीर कहते हैं कि भगवान से भी बढ़कर कौन है? मेरे लिए गुरु है। कबीर ने कहा है गुरु गोविंद दोहु कड़े, कबीर ने कहा है कि कबीर यहाँ कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोहु खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। अगर मेरे सामने गुरु भी खड़ा हो जाता है और भगवान भी खड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले तो मेरे सामने प्रश्न चिन्ह रहेगा कि भाई मैं किसके सबसे पहले चरण स्पर्श करूं। लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान का महत्व बताया है, गुरु ने ही मुझे भगवान तक पहुंचाने में सहायता की है, गुरु ने ही मुझे सतमार्ग पर चलाया है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। तो ये ज्ञान के माध्यम से मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है। इसलिए कबीर जो है ज्ञानाश्रय शाखा के आते हैं, तो हमको ज्ञानाश्रय शाखा को देखना है। ज्ञानाश्रय शाखा में कबीर है, इसके अलावा क्या कौन कौन से कवि है और उनकी शाखा को हमको देखना है। उसके बाद आता है निर्गुण भक्ति में ही प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने प्रेम में भगवान को देखा है, प्रेम के माध्यम से ये भगवान को प्राप्त करने की बात कहते हैं। जैसे कि इश्क खुदा है, प्रेम ही ईश्वर है, लव इन गॉड, इस तरह से इसको कहा जाता है कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को देखना, ये सूफी भक्ति है। सूफी संतों ने प्रेम में खुदा को देखा है, प्यार में खुदा को देखा है, प्रेम में ईश्वर को देखा है, लव में गॉड को देखा है। तो उनको तो सारी सृष्टि ही प्रेम में नजर आती है। सूफियों को सारी सृष्टि कण कण में, जीव जंतु में उनको ईश्वर के दर्शन होते हैं, और ये कण कण को, जीव जंतु को वो प्रेम से देखते हैं। और जब हम प्रेम से किसी को देखते हैं, उसमें हमको साक्षात्कार भगवान का होता है, खुदा का दीदार हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्रेमाश्रय। तो प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक जो है मलिक मोहम्मद जायसी है, तो उसकी हमको प्रवृत्तियां देखना है। ज्ञानाश्रय शाखा की प्रवृत्तियां देखना है और हमको प्रेमाश्रय शाखा की प्रवृत्तियां देखना है। उसके बाद आ जाता है तीसरा यहाँ पर है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति उसको कहते हैं जहां पर रूप रंग गंध आकार प्रकार सब वहां पर भगवान के हमको नजर आते हैं। रूप रंग गंध आकार प्रकार देखकर जब हम जिसकी भक्ति करते हैं, उसको सगुण भक्ति कहते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा। जहां मूर्ति पूजा होती है उसको सगुण भक्ति कहते हैं। तो भक्ति काल की दो प्रवृत्तियां हुई, एक है निर्गुण भक्ति और दूसरी है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। सगुण भक्ति की भी दो प्रवृत्तियां हैं, एक है राम भक्ति तो दूसरी है कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक हम देखते हैं सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास, जो कि राम के परम भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस ये लिखकर, अवधि में लिखकर सारे दुनिया पर वो छा गए। सारी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हमारा रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है आज हमारे भारत में ही नहीं विश्व भर में लोग उसको पसंद करते हैं, और सिर्फ पसंद ही नहीं करते, उसके आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं रामचरितमानस जो है ये राम के बहुत बड़े भक्त होने का प्रमाण किसने दिया है? तुलसीदास ने दिया। तो राम भक्ति शाखा, इसकी हमको प्रवृत्तियां देखनी है, और राम भक्ति शाखा की जो प्रवृत्तियां हैं वो हम पाठ्यक्रम में देखेंगे। और दूसरा सगुण भक्ति में आता है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा में हम देखते हैं कि सूरदास जो है ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर, किशोरावस्था से लेकर
हम देखते हैं कि हर तरह की उनके हर एक एक हाव भाव को लेकर, उनके रूप रंग को लेकर, उनकी सुंदरता को, मनमोहक रूप का वर्णन करते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे दोहे लिखे हैं कि वो बहुत बड़े, यानी कि कृष्ण के दास कहलाते हैं, सखा कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं। तो कृष्ण भक्त यानी कि यहाँ पर हमको सूरदास है। सूरदास के साथ साथ हम देखते हैं कि जहाँ कृष्ण की बात आती है तो मीरा का वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी भक्त उनकी जो है कृष्ण की मीराबाई है, संत मीराबाई। तो संत मीराबाई भी जो है कृष्ण की भक्त होने के कारण ये भी इसमें आ जाती है। तो उनकी जो माधुर्य भक्ति थी मीरा की, वो यहाँ पर आ जाती है। मीरा जो है अपने कृष्ण को स्वामी के रूप में देखती है, अपने प्रियकर के रूप में देखती है, अपने पति के रूप में देखती है, जो भी है, यानी कि ये यहाँ पर हम देखेंगे। और सिर्फ मीरा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कवि थे, ऐसे संत थे जो कृष्ण के भक्त थे। तो राम भक्ति में उसकी प्रवृत्तियां हम देखेंगे, कृष्ण भक्ति में हम कृष्ण भक्ति की प्रवृत्तियां देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम भक्ति काल का संक्षिप्त में परिचय देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का तीसरा काल आ जाता है। तीसरा काल, तीसरे काल का नाम है रीति काल। रीति काल, उत्तर मध्य काल इसको कहते हैं। रीति काल का समय जो है ये है संवत 1700 से 1900। संवत 1700 से 1900 ये रीति काल का समय है। और रीति काल को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो रीति काल यहाँ पर ये लिखने की एक शैली, लिखने की एक पद्धति, स्टाइल जिसको कहेंगे, राइटिंग की स्टाइल जो होती है, हर एक की, इंसानों की भी अपनी अपनी स्टाइल होती है, बोलने की, चालने की, पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, चाल ढाल जिसको हम कहते हैं। जैसे नाम पड़े हैं चाल चलन, रीति रिवाज, जैसे हम रीतियाँ निभाते हैं तो रीतियाँ तौर तरीके जिसको हम कहते हैं, वैसे ही लिखने के भी तौर तरीके होते हैं, लिखने के भी स्टाइल होते हैं, लिखने का भी एक रीति होती है। तो इस काल में बहुत सारे कवियों ने लिखने की एक शैली बनाई, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इस तरह से ये लिखने की शैली बनाई, इसलिए इसका नाम रीति काल पड़ा। वरना इसको उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है और बहुत सारे नामों से भी इसको हम देखते हैं कि इसको सौंदर्य काल से नाम से जाना जाता है। इसमें आगे अब हम इसको देखेंगे कि कौन कौन से रीति काल को हम देखते हैं। तो रीति काल का हमको यहाँ पर परिचय थोड़ा सा संक्षिप्त में है, परिचय है। और इस काल में जो 3 अलग अलग लिखने की शैलियाँ हुई है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, यहाँ पर है रीतिबद्ध है। हम यहाँ पर देखते हैं कि रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। तो इसका हमको संक्षिप्त में परिचय देखना है कि रीतिबद्ध ये शैली के कौन कौन से कवि थे, किसने किसने रीतिबद्ध में अपना साहित्य लिखा है, रीति सिद्ध के कौन कौन से कवि थे, रीति सिद्ध में कौन कौन सा साहित्य है, रीति मुक्त जो मुक्त रूप से किसी बंधन को नहीं मानना है, किसी रीति को नहीं मानना है और मुक्त तौर पर, स्वच्छंद तौर पर अपना साहित्य लिखना है, तो ये काव्य की धाराएं हैं। तो इसका हमको संक्षिप्त में परिचय रीति काल का यहाँ पर देखना है। तो ये हो गया है हिंदी साहित्य का तीसरा काल। अब यहाँ पर हिंदी साहित्य का चौथा काल जो है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है और भी नामों से इसको जाना जाता है, जिसका समय है संवत 9 से 1984 तक माना जाता है। वैसा तो ऐसा भी कहते हैं कि 1900 से आज तक का काल यानी कि आधुनिक काल, लेकिन यहाँ पर 1900 से 1984 तक हम इसको कह सकते हैं, आज तक भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में हम देखते हैं क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर। तो परिचय है भारतेंदु युग का, कि आधुनिक काल को अलग 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 भागों में बांटा गया, क्योंकि आधुनिक काल जो है बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार से उसको हमको देखना है। तो इसलिए उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यह गद्य काल भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भारतेंदु युग यहाँ पर जो है ये भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविताएं हैं, इन सब की प्रवृत्तियां। तो भारतेंदु युग में
कौन सा साहित्य लिखा गया, भारतेंदु युग, भारतेंदु जी ने कौन सा साहित्य लिखा, उनके समकालीन कौन कौन से लेखक थे, समकालीन लोगों ने क्या क्या लिखा, उस काल का साहित्य क्या है। द्विवेदी युग, तो द्विवेदी जी का साहित्य क्या है, उनके समकालीन लोगों का साहित्य क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि छायावाद, छायावाद के 4 आधार स्तंभ है, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के ये 4 स्तंभ है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। वैसे ही छायावाद के भी 4 स्तंभ है, पंत प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। तो हमको छायावाद ये देखना है, छायावाद के कवियों के बारे में संक्षिप्त में जानना है। उसके बाद है प्रगतिवाद, है कि जहाँ पर कवियों ने अपने कविता के माध्यम से किस तरह से प्रगति की है। फिर प्रयोगवाद है, कैसे कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से नए नए प्रयोग करके कवियों ने देखे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नई कविता आती है, नए नए विषय लेकर, नए जो कि अनछुए थे, जिसको कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस विषय को लेकर भी हम लिख सकते हैं। ऐसे विषयों को लेकर उसमें भी कुरूपता में भी सुंदरता ढूंढकर हम देखते हैं नई कविता लिखी गई है। तो इन सब की, यानी कि भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, नई कविता के, हमको यहाँ पर प्रवृत्तियाँ देखनी है। प्रवृत्तियाँ यानी कि उस समय की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पर हमको देखना है। तो ऐसा कुल मिलाकर हम देखते हैं ये पाठ्यक्रम, ये हमारा सिलेबस जो है बहुत यानी कि बड़ा है, बहुत ही विस्तार से हमको इसको यानी कि एक एक चरण में जाकर स्टेप बाय स्टेप जिसको कहते हैं हमको समझना है। सॉरी। और इसको समझने के लिए हमको बहुत ही ध्यान से अब मैं जो पढ़ाऊंगी या मैं जो वीडियो भेजूंगी या फिर ये पुस्तक मैंने बताया रामचंद्र शुक्ल जी का है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र जी का है, और उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर माधव सोनटक्के जी का है। इसके अलावा भी बहुत सारे साहित्यकारों का है। अगर से वीडियो मेरा नहीं भी देखते हैं, आपके पास पुस्तक है, लाइब्रेरी से आप ले जाकर उसके अंदर सब आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पाठ्यक्रम को, और पाठ्यक्रम को नहीं, उसके सब विस्तार से उसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो हम अभी मैं जो है हर दिन आपको वीडियो एक एक अध्याय पर, एक एक पॉइंट पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम का जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है कि भाई प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, किस पर सवाल पूछे जाएंगे, किस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसे है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 40 अंक का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। तो 40 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा। तो उसमें आप देखते हैं प्रश्न पहला, तो प्रश्न पहला जो है वो हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न पहले में विकल्प के साथ आदिकाल पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो हम देखते हैं आदिकाल पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है अंक उसके लिए है 15। तो हम देखते हैं यहाँ आदिकाल पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो आदिकाल में हमने क्या क्या देखा, तो आदिकाल में हमने क्या क्या देखा, तो आदिकाल में हमने आदिकाल की साहित्य, आदिकाल का परिचय और आदिकाल की साहित्य की प्रेरक परिस्थितियां, माफी चाहती हूँ, भक्ति प्रश्न पत्र के प्रारूप में भक्ति काल पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न है। भक्ति काल पर, आदिकाल पर नहीं है, भक्ति काल पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो भक्ति काल पर हम यहाँ पर देखते हैं विस्तार से भक्ति काल का परिचय है। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, फिर सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इन सब की प्रवृत्तियां हैं। इसलिए ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है जिसके लिए अंक है 15। किसी पर भी प्रश्न आ सकता है, भक्ति काल के परिचय पर आ सकता है, निर्गुण भक्ति पर आ सकता है, निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय शाखा पर आ सकता है, प्रेमाश्रय शाखा की प्रवृत्तियों पर आ सकता है, सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा पर आ सकता है, कृष्ण भक्ति शाखा पर आ सकता है, जिसके लिए अंक रहेंगे आपको 15। उसके बाद प्रश्न है दूसरा, प्रश्न दूसरा जो है आधुनिक काल, आधुनिक काल पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे पाठ्यक्रम में भक्ति काल और आधुनिक काल ये जो है थोड़ा विस्तार से रखा गया है, बहुत डीप में, विस्तार से, गहरे तह में जाकर हम उसको देखना है, गहराई में जाकर हमको देखना है। तो भक्ति काल को तो हम जितना चाहे उतना हम सुनना चाहेंगे, जितना चाहे उसको हम पढ़ना चाहेंगे,
कि जिस तरह से हम देखते हैं समुद्र की गहराई में, हम जितनी गहराई में जाएंगे उतने हमको सांचे मोती मिलते हैं, वैसे हम भक्ति साहित्य में जितना गहराई में जाएंगे उतने हमारे मन को, मस्तिष्क को हमको सुकून मिलता है, सुख मिलता है। एक से बढ़कर एक हमको दोहे पद हमको पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, जो हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं, हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं, हमारे अंदर एक अच्छा इंसान पैदा कर सकते हैं। कबीर की वाणी हम सुनते हैं तो हम यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी को सुनते हैं, हम बहुत सारे ऐसे कवियों को, नानक को सुनते हैं, तुलसीदास को, हम सूरदास को, मीराबाई को, इन सब को जब हम भक्ति काल में, हम भक्ति में हम गुम हो जाते हैं। इसलिए भक्ति काल यहाँ पर दीर्घ रखा गया है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। उसके बाद आधुनिक काल भी विस्तार से है कि आधुनिक काल में हमने देखा कि भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, इसलिए इसको भी विकल्प में रखा। विकल्प का मतलब क्या है? ये नहीं तो वो, और, अथवा, दो प्रश्न रहेंगे, दो में से आपको एक लिखना है। तो किस पर हो सकता है? भारतेंदु युग पर प्रश्न हो सकता है, द्विवेदी युग पर प्रश्न हो सकता है, छायावाद पर प्रश्न हो सकता है, प्रगतिवाद पर, प्रयोगवाद पर, या फिर नई कविता पर प्रश्न हो सकता है। तो किसी पर भी दो प्रश्न आएंगे, दो में से आपको केवल एक पर प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसके लिए है अंक 15। उसके बाद आपके लिए प्रश्न है तीसरा, और प्रश्न तीसरे में है टिप्पणियां लिखिए। टिप्पणियां कि जो बहुत कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण मुद्दे लिखने हैं, महत्वपूर्ण बात लिखनी है। तो किस पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं प्रश्न तीसरे में? तो आदिकाल पर विकल्प के साथ टिप्पणी। आदिकाल, तो आदिकाल की जो हम साहित्य की प्रेरक परिस्थितियां हम देखने वाले हैं, उस पर कोई भी दो प्रश्न रहेंगे, दो में से केवल आपको एक पर लिखना है, और एक पर लिखने के लिए अंक है यहाँ पर 5। उसके बाद हम देखते हैं टिप्पणियों में ही, ये अ था, आदिकाल पर विकल्प के साथ टिप्पणी लिखिए अ, और उसके लिए अंक है 5। उसके बाद है दूसरा, टिप्पणी में ही ब, रीतिकाल पर विकल्प के साथ प्रश्न। तो रीतिकाल क्या है? रीतिकाल का परिचय और 3 शैलियां, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्यधारा, जो कि संक्षिप्त में है। तो यहाँ पर 2 पर प्रश्न पूछे जाएंगे, रीतिबद्ध पर या रीतिमुक्त पर, या रीतिमुक्त पर या रीतिसिद्ध पर, किसी पर भी, तीनों में से किसी 2 पर पूछे जाएंगे, और 2 में से आपको केवल एक पर प्रश्न का उत्तर लिखना है, जिसके लिए अंक है 5। ऐसे कुल मिलाकर आपको 40 अंक का लेखी प्रश्न लिखना है, थेरी प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। और उसके बाद अंतर्गत मूल्यांकन, जो कि 35 मार्क के लिए, 35 अंक के लिए परीक्षा कक्षा में आपके पहले सत्र में 2 टेस्ट होंगे और दूसरे सत्र में 2 टेस्ट होंगे। तो इस तरह से फिर आपको इसके लिए 10-10 अंक के टेस्ट है, 10-10 अंक की परीक्षाएं हैं, अंतर्गत परीक्षा 10-10, यानी कि मिलाकर 20 अंक आपको रहेंगे। उसके बाद है सेमिनार, और सेमिनार के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना और उस पर बोलना सेमिनार, तो इसके लिए आपको 15 अंक है। ऐसे मिलाकर ये 35 अंक। तो ये 40 अंक थ्योरी के, लेखन के और अंतर्गत मूल्यांकन के 35, ऐसे कुल मिलाकर 75 अंक का, 75 मार्क का आपका ये पाठ्यक्रम है। तो ये पाठ्यक्रम हम यहाँ पर उसको बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको इसकी जानकारी दी हूँ, और जब हम इसके पाठ्यक्रम के एक एक चरण को लेकर, एक एक मुद्दे को लेकर, एक एक पॉइंट को लेकर जब हम चर्चा करेंगे, तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ्यक्रम समझ में आया होगा, और अगर से आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझे अपने ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, ग्रुप पर, यानी कि अलग से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो कि मैडम हमको ये बात समझ में नहीं आई, वो बात समझ में नहीं आई, या फिर आप मुझे कोई अपनी राय भी दे सकते हो, अपना सजेशन भी दे सकते हो, अपने विचार भी मुझे बता सकते हो कि भाई मैडम आपको पढ़ाने में, यानी कि हमने ये वीडियो देखा, हमको आपकी आवाज़ में कुछ परेशानी आ रही है, मेरे बोलने में कुछ परेशानी आ रही है, आपके समझने में कुछ परेशानी आ रही है, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो चलो दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आपको ये हमारा पहला दिन, यानी कि वीडियो क्लास का, या पहला दिन जिसको हम देखते हैं ऑनलाइन क्लास का, कैसा लगा? इससे पहले तो हमेशा से हम अपने क्लास में मिलते रहे हैं,
लेकिन आज ऐसा मौका भगवान ने हम पर लाया है कि आज हम ऑनलाइन जो है एक दूसरे से संपर्क साध रहे हैं। तो चलो स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, अपनी हिफाजत करो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, दुनिया का ख्याल रखो, सभी का ख्याल रखो। और इस उम्मीद से मैं ये यहाँ पर अपना पाठ्यक्रम का परिचय समाप्त करती हूँ। आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।